Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. In the previous session, we have discussed about the pumping organ that is heart. Now, after doing that, a topic is left that is how is blood pressure. We are talking about that blood flows through the heart and blood come back to the heart. So there is a device that is used to measure the blood pressure. Now, what do you mean by blood pressure? ब्लड प्रेशर मीन्स कितने प्रेशर से ब्लड फ्लो कर रहा है आर्टरीज के अंदर. क्लियर मीन्स वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड कितने प्रेशर से फ्लो कर रहा है, दैट इज़ नोन एज ब्लड प्रेशर. सो इसी चीज़ को मेज़र करने के लिए, मतलब जितने प्रेशर से ब्लड फ्लो कर रहा है ह्यूमन बॉडी के अंदर वेसल्स में, सो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस है दैट इज़ नोन एज वेगेनोमीटर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट. जस्ट have a brief introduction of blood pressure or excretion in human beings. Please write this topic as blood pressure in human beings. The force that blood exerts against the wall of a vessel is called blood pressure. जो फोर्स ब्लड लगा रहा है ब्लड वेसल्स की वॉल पर, उसे हम क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर. दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स. ना जो प्रेशर होता है आपका आर्टरीज में बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेन्स. Now why it is? Because heart से डायरेक्टली ब्लड कौन लेके आ रहा है बॉडी में? आर्टरीज. दैट्स वाई यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेन्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टॉल. नो वेंट्रिकुलर सिस्टॉल मीन्स कि जो भी प्रेशर है ब्लड का आर्टरी के अंदर, वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आ रहा है. तो जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मीन्स जब ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे तो सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं हम. ओके, सो आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा? जैसे प्रेशर रिलीज होगा तो ब्लड फ्लो करेगा. दैट प्रेशर इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर, जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरीज के थ्रू जनरेट होता है. एंड द प्रेशर इन आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टॉल मीन्स जब प्रेशर रिलीज हो गया आपका तो वहाँ पे क्या हुआ? आपका आर्टरीज रिलीज हो गई, प्रेशर रिलीज हो गया, तो दैट प्रेशर इज नोन एज डायस्टॉलिक प्रेशर. ओके, so we have two units, that is systolic blood pressure नापना है एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नापना है. ओके, सिस्टोलिक क्या है? कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे. डायस्टोलिक क्या है? जब आर्टरीज रिलैक्स हो गई है. क्लियर. नाउ अब आप सबने एक डिवाइस देखी होगी, बीपी मेजरिंग डिवाइस. आजकल नॉर्मली मार्केट्स में इजीली अवेलेबल है एक्सेप्ट डॉक्टर्स ऑल्सो. ठीक है, जिसे आप डिजिटल डिवाइस बोलते हो. आप उसमें क्या करते हो? एक काफ को अपने हैंड पे टाई अप करते हो. देन एक वायर होते है जो आप एक मीटर बॉक्स में कनेक्ट करते हो. ठीक, दैट मीटर बॉक्स क्या है आपका? कि वो आपको रीडिंग शो करेगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, कितना पल्स रेट है आपका. ठीक, दैट इज़ योर डिवाइस एंड दिस डिवाइस इज नोन एज वेगेनोमीटर. क्लियर, जो ब्लड प्रेशर मेजर करने में हेल्प करती है. ये आपकी डिजिटल वन है. ओके, बट एक्चुअल में हमारे पास कौन सी डिवाइस हुआ करती थी पहले? कि आपके ने देखा होगा सेम काफ है एंड डॉक्टर्स के पास ना एक ब्राउन कलर का या ग्रेइश कलर का बॉक्स होता था, उसमें एक एयर नॉब होता था, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है. ऐसा एयर नॉब होता था जिसको वो रेगुलर खोलते थे एंड बंद करते थे, जिसके बाद आपको फील होता था कि आपके यहाँ पे कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है एंड आपको यहाँ पे टाइटनेस फील होती थी. ओके, तो ये डिवाइस. देन उसके बाद हमारे पास स्टेथोस्कोप होता था डॉक्टर्स के पास. वो डॉक्टर्स क्या करते थे? स्टेथोस्कोप के जो ईयर्स होते हैं वो अपने कान में लगाते थे एंड देन एक नॉब होता था स्टेथोस्कोप के एंडिंग पे जिससे आप हार्ट बीट सुनते थे. ठीक, उस हार्ट बीट को आप आर्म के सेंटर पे रखते थे, मतलब नी के ऊपर रखते थे, थोड़ा एल्बो के ऊपर रखते थे थोड़ा सा. ठीक, दिस इज़ योर एक्चुअली वेगेनोमीटर जो आपके ब्लड प्रेशर की रीडिंग बताने में हेल्प करता है. देन डॉक्टर क्या करता था? सबसे पहले उसको धीरे धीरे ओपन करते थे नॉब को. नॉब ओपन करने के बाद क्या होता था कि जब उन्हें लगा कि मैक्सिमम प्रेशर आपका ब्लड का पहुंच गया देन उस नॉब को धीरे धीरे लूज़ करते थे. लूज़ करने से क्या होता था कि ब्लड प्रेशर नीचे आ रहा है, आपका ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो गया. ठीक, अब जब ब्लड फ्लो नीचे आता है तो डॉक्टर्स को एक साउंड सुनाई देती है. आप डॉक्टर्स जब स्टेथोस्कोप अपने ईयर्स में लगाते हैं तो उन्हें एक साउंड सुनाई देती है, लब दब. ये दो साउंड सुनाई देती हैं. ये अब जो हायर वाली साउंड है दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर जो सबसे पहले सुनाई देगी. देन उसके बाद जो एक सेकंड साउंड सुनाई दे रही है दैट इज अ डायस्टोलिक प्रेशर. तो दैट मीन्स यू हैव टू रीडिंग्स. सिस्टोलिक प्रेशर की रीडिंग भी आपके पास है, डायस्टोलिक प्रेशर की भी रीडिंग है.
तो जब हमने ये रीडिंग मेजर की तो हमने ये देखा कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो बीपी होना चाहिए, ब्लड प्रेशर होना चाहिए, दैट इज़ 120/80। आपको यहाँ पे लिखा था नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm ऑफ Hg। व्हाई इट इज mm ऑफ Hg? बिकॉज जो लिक्विड राइज करता है आपका मीटर बॉक्स में, जो आपकी स्वेगेनोमीटर होती है उसमें जो लिक्विड राइज करता है वो मरकरी होता है, ठीक। तो इसलिए हमने यहाँ पे यूनिट्स के लिए 120 mm ऑफ Hg। देन अब वो आपकी हाईएस्ट रीडिंग अगर सिस्टोलिक प्रेशर की, देन आपने उसको दोबारा से ओपन किया एंड ओपन करने के बाद आपको एक लोअर रीडिंग मिली, दैट इज डायस्टोलिक, दैट इज 80 mm ऑफ Hg। नाउ किसी का प्रेशर, मतलब किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा आता है और किसी का इससे कम आता है, दैट मीन्स या तो वो हाइपरटेंशन की कंडीशन में होगा या फिर वो हाइपोटेंशन की, मीन्स या तो बीपी ज़्यादा है तो हाइपर और कम है तो हाइपो। Clear? This is how the blood flows in an arteries and how it is being measured. Now you can see over here आपको exactly वही diagram दिखाया गया। So blood pressure is measured with an instrument called sphygmomanometer. Clear? Now high blood pressure is called hypertension। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, मीन्स 120/80 से 130 हो गया, इट्स ओके, बट अगर 130 से ऊपर जा रहा है दैट इज़ नोन एज हाइपर टेंशन and is caused by the constriction of arterioles which result in increased resistance to blood flow। अभी एक्चुअली में होता क्या है कि आपने बहुत ज़्यादा घी, फैट प्रोडक्ट्स खाए हैं, अब फैट प्रोडक्ट्स क्या हुआ, आपकी आर्टरीज के कॉर्नर्स में स्टिक हो गई, ठीक। अब ब्लड को फ्लो करने के लिए परमिशन नहीं मिल रही, ईजी वे नहीं मिल रहा, तो आर्टरी से करके उसको ज़बरदस्ती फ्लो कराएंगी वहाँ से ताकि ब्लड फ्लो हो आपकी बॉडी में, ठीक। तो वो ब्लड को ज़बरदस्ती फ्लो करा रहे, दैट कॉजेज एन increase in the blood pressure। So this condition is known as hypertension and it can lead to the rupture of an artery and internal bleeding। Clear है यहाँ तक? I hope this is clear to you। And in the previous class I have told about what is double circulation। Clear? This is all about our transportation in or circulation in human beings। Now we will start our new topic, that is excretion in human beings। Okay। now metabolic excretion का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल जनरेट हुआ है आपको वो अपनी बॉडी से डंप आउट करना है, मीन्स उसको अपनी बॉडी से बाहर रिमूव कराना है, दैट प्रोसेस इज नोन एज excretion। now metabolic activities are going on in the living cells round the clock। during these biochemical reactions toxic waste are produced, water content either increases or decreases and ionic balance is created। now आपने फूड च्यू किया, फूड च्यू करने के बाद स्टमक में आया, स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्ट हो गए, देन लिवर्स एंड पेंक्रियास से कुछ सिक्रीशंस आई, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गई एंड वहाँ पे आपका फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो गया, देन उसके बाद वहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में गया एंड देन रेक्टम और एनएस के थ्रू वो बाहर निकल गया। क्लियर? तो जब वो एनएस से बाहर निकला दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। अब हुआ क्या इसमें एक्चुअली में कि आपकी पूरी बॉडी ने जितना भी वर्कआउट किया उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल जनरेट हुआ आपने उसको बॉडी से बाहर निकाला, तो दैट इज नोन एज योर एक्सक्रीशन। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बायोलॉजिकल बिकॉज लिविंग बॉडी में हो रही है, टॉक्सिक वेस्ट क्यों? बिकॉज ये वेस्ट आपकी बॉडी में यूजफुल नहीं है, वो आपकी बॉडी को हार्म कर देगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टॉक्सिक waste। The process of maintaining the right amount of water and proper ionic balance in the body is called osmoregulation। now आपने क्लास 9th में टर्म पढ़ी होगी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है? वाटर का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, ठीक, सो दैट आपकी कंसंट्रेशन बैलेंस हो जाए वाटर की। अब सेम बॉडी काम करती है आपकी कि बॉडी भी ऑस्मो रेगुलेशन करती है। अब ऑस्मो रेगुलेशन में क्या है कि आपकी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए एग्जैक्टली एंड कितना अमाउंट ऑफ आयंस प्रेजेंट होने चाहिए। अब क्या होता है किसी किसी की बॉडी में आयंस मीन्स सोडियम कंटेंट, मिनरल्स कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं और वाटर कंटेंट कम होते हैं। सो आपने देखा उसको डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाती है, तो बॉडी उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या करती है? स्वेटिंग करती है, ठीक। अब स्वेटिंग होगा तो क्या होगा? आपकी बॉडी में से एक्सेस ऑफ आयंस रिमूव हो जाएंगे, वाटर रिमूव होगा, फाइन। जब एक्सेस ऑफ आयन और वाटर रिमूव हो गया तो आपको क्या चाहिए? वाटर इनटेक करो,
जब आपने वाटर इनटेक किया तो उससे क्या होगा, बॉडी का रेगुलेशन मेंटेन हो गया, बॉडी ने जितना वाटर कंटेंट लूज किया था उसको मेंटेन करने लगा, दैट इज नोन एज योर ऑस्मो रेगुलेशन. Now we will start our topic excretory system in human beings. The first you will see the diagram of excretory system. यहाँ पे आपको यही वाला डायग्राम बनाना है excretory system में. That is this complete diagram that is shown in on your screen right now. Now you can see that you have adrenal glands, then kidney, then aorta, and then inferior vena cava, ureter, urinary bladder, urethra, and urinary opening. क्लास अभी सबका काम थोड़ी थोड़ी देर में आपको समझाया जाएगा, सो जस्ट हैव बीन पेशेंट. यहाँ पे आपको ये वाला एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है. नाउ यू विल डिस्कस इन डिटेल एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इंक्लूड. अब क्या क्या आता है, अ पेयर ऑफ किडनी. किडनी क्या आपका बीन शेप स्ट्रक्चर. बीन शेप मीन्स बेसिकली जैसे आपकी राजमा होती है ना, राजमा की आपकी बीन शेप्ड है, ठीक. अब उस राजमा में या छोलों में आपने देखा होगा छोटा सा होल होता है, ठीक. अब जो होल होता है दैट होल इज नोन एज हीलियम. दैट होल इज नोन एज हीलियम, जिससे आपकी आर्टरीज और यूरेटर कनेक्टेड होते हैं. नाउ भी आपका आगे आएगा, द किडनी लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इन एब्डोमिनल कैविटी अटैच्ड टू द डॉर्सल बॉडी वॉल. व्हाट दिस पॉइंट सेज कि आपकी बॉडी में किडनी की लोकेशन कहाँ है. अब जनरली आप सामने खड़े हैं मिरर के, ठीक. अब आपकी बॉडी है सामने, दैट इज़ अ पोस्टीरियर पार्ट. डॉर्सल इज योर बैकवर्ड साइड, पीछे की साइड है. अब आपका वर्टिब्रल कॉलम कहाँ होता है, पीछे. बैकबोन पीछे है आपकी, ठीक है. इस बैकबोन के पीछे बैकबोन आगे, बैकबोन की दोनों साइड्स आपका क्या होता है, किडनी होती है. दैट वाइट इज नोन एज इन द एब्डोमिनल कैविटी अटैच टू द डॉर्सल बॉडी वॉल, बिकॉज दैट मीन्स कि आपका वर्टिब्रल कॉलम पीछे है, वर्टिब्रल कॉलम के साइड्स में जो होता है आपका थोड़ा सा आगे आइए, स्टमक से थोड़ा पीछे जाइए. दैट मीन्स दैट इज वहाँ पे आपकी लोकेशन है किडनी की. ओके. नाउ ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था भाई, ऑन द इनर कनकेव साइड ऑफ ईच किडनी इज प्रेजेंट अ नॉच कॉल्ड हीलियम. सी अभी आपको ये हीलियम दिखाएगा यहाँ पे. ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट दिख रहा है दैट इज अ हीलियम. एक स्मॉल होल की तरह ही होता है ये आपका. अब क्या होता है इस होल का फंक्शन, बेसिकली इस हीलियम का फंक्शन क्या होता है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर थ्रू हीलियम इनटू द किडनी एंड द यूरिन लीव्स द किडनी. मीन्स इस हीलियम के थ्रू आपके ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर करती है किडनी में, और इसी होल के थ्रू मीन्स इसी हीलियम के थ्रू आपका यूरिन लीव करता है किडनी से. तो किडनी का मेन फंक्शन है बॉडी में से वेस्ट रिमूव करना. नेक्स्ट वी हैव, हमने किडनी पढ़ा. नेक्स्ट वी हैव अ पेयर ऑफ यूरेटर्स. यूरेटर्स क्या होते हैं आपके, बेसिकली फ्रॉम हीलियम ऑफ ईच किडनी. हीलियम आपका पॉइंट ऑफ कनेक्शन, वहाँ से आपका हर एक किडनी में से एक स्लेंडर वाइटिश ट्यूब जनरेट होती है, दैट इज नोन एज यूरेटर. अब ये यूरेटर एक्सपैंड करती है रेनल पेल्विस से. नाउ अब हर एक यूरेटर की लेंथ कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग और 3 to 4 मीटर वाइड इन डायमीटर. लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर और वाइड कितनी है 3 to 4 मिलीमीटर इन डायमीटर, एंड ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर. ये यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो जाती है बाय अ स्लिट लाइक अपर्चर. इट कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर. मीन्स किडनी ने फिल्टर किया, वेस्ट मटेरियल जनरेट किया, यूरेटर के थ्रू वो यूरिनरी ब्लैडर में आएगा. ओके. ना अब यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा. यूरिनरी ब्लैडर आपको दिखा यहाँ पे. यूरिनरी ब्लैडर इज अ पियर शेप्ड मस्कुलर बैग. पियर शेप्ड है, मस्कुलर बैग है, मीन्स यहाँ पे कोई बोन्स अवेलेबल नहीं है. इट एक्ट्स एज अ रिजर्वायर फॉर यूरिन. व्हाट इट मीन्स, इट एक्ट्स एज अ रिजर्वायर फॉर यूरिन मीन्स कि वो जितना मर्जी यूरिन यहाँ पे स्टोर कर सकता है. इट लाइज ऑन द पेल्विक कैविटी ऑफ द एब्डोमेन. पेल्विक कैविटी मीन्स कि लोअर बॉडी जो होती है आपकी, स्टमक से नीचे वाली बॉडी जो होती है दैट इज योर पेल्विक कैविटी. ओके. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये आपके सारे पॉइंट्स है. द नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज सराउंडेड बाय स्फिंक्टर व्हिच रिमेन क्लोज्ड. अब आपको जो नेक होता है यूरिनरी ब्लैडर का, जो यूरेथ्रा की ओपनिंग दिखा रहे थे आपको, इज रिमेन क्लोज्ड बाय स्फिंक्टर्स. इट ओपन्स ओनली एट द टाइम ऑफ मिक्चुरेशन. मीन्स यूरिनेशन के टाइम पे ही ये मसल्स ओपन होती है. नाउ स्फिंक्टर मसल का फंक्शन क्या है, हम कह रहे हैं कि इट इज सराउंडेड बाय स्फिंक्टर्स व्हिच रिमेन क्लोज्ड.
तो स्फिंक्टर का फंक्शन क्या है कि आपकी बॉडी में चेक कर दे कि आप यूरिनेट कर सकते हैं अभी या नहीं कर सकते। लाइक हम समटाइम्स कहते हैं ना कि हम अभी यूरिनेशन के लिए नहीं जा सकते, तो आपका यूरिनेशन का प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। दैट मीन्स कि स्फिंक्टर मसल्स ने मैसेज भेजा कि अभी यूरिनेशन के लिए नहीं जाना है, तो वो वापस रिस्टोर हो जाता है आपका कहाँ, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर में। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द ब्लैडर लीड्स टू यूरेथ्रा। अब ब्लैडर के बाद आपका यूरेथ्रा आएगा जो डायरेक्टली ओपन होता है यूरेथ्रल एपर्चर में, मीन्स यूरिनरी ओपनिंग आ गया आपका। अब ह्यूमन मेल के अंदर यूरेथ्रा का साइज 20 सेंटीमीटर होता है लेंथ के अंदर, एंड फीमेल में 3 to 5 सेंटीमीटर होता है लेंथ में। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ आपने ओवरव्यू पढ़ लिया कि किडनी ने फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आया, देन यूरेथ्रा से गया, यूरेथ्रा से यूरिनरी ओपनिंग से बाहर निकल गया। ये आपका ओवरव्यू था। बट एक्चुअली में किडनी में कैसे फंक्शन हो रहा है, सो अब आपका मेन पार्ट आता है नेफ्रॉन। सो जो किडनी में एक्चुअली फिल्ट्रेशन करता है या आपकी बॉडी में वेस्ट जनरेट करके उसे रिमूव करने में हेल्प करता है, दैट इज़ योर नेफ्रॉन, दैट इज़ योर नेफ्रॉन। नाउ नेक्स्ट यू विल सी द डायग्राम ऑफ अ किडनी। अब आपकी किडनी एक्चुअली में ऐसे दिखती है। नाउ यू विल ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ अ किडनी इन योर नोटबुक। फाइन, दिस व्यू इस टाइम जो स्क्रीन पे फ्लैश हुआ है किडनी का स्ट्रक्चर, आप वो बनाएंगे। देन इन्होंने इस क्रॉस सेक्शन व्यू से किडनी का एक सेक्शन निकाला, दैट इज़ योर नेफ्रॉन। अब हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे कैसे होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, कैसे फंक्शन करने में हेल्प करता है। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन। नाउ यू कैन सी कि आपको फर्स्ट आपको एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज अ ग्लोमेरुलस। देन यू हैव अ बोमन्स कैप्सूल, वहाँ से एक ट्यूब लाइक जा रही है ग्रे कलर की, दैट ग्रे कलर ट्यूब इज योर वाटर सम सॉल्ट, जो आपकी कुछ कलेक्टिंग डक्ट ट्यूब्यूल्स में ख़त्म हो रही है। क्लियर है ना? एक कर्व बनाया जा रहा है, दैट इज वो हेनलीज। आपका जो ग्रे कलर की ट्यूब है वो एक नीचे यू शेप में कन्वर्ट हो रही है, दैट इज वो हेनलीज लूप। देन आपके पास वापस ग्लोमेरुलस पे आइए, वहाँ पे होल्स हैं छोटे छोटे। देन आपके पास एक वहाँ पे रेड कलर की वेन आर्टरी जा रही है, दैट इज एफरेंट आर्ट्रियोल। देन आपके पास एक है एफरेंट आर्ट्रियोल, देन ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, ब्रांच ऑफ रेनल वेन, then tubular part of nephron, and then collecting tubule, urine, then water, some salt and nitrogenous waste like urea and creatinine. क्लास ये आपका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में कैसे क्या फंक्शन हो रहा है वो हम अभी आपको बताएंगे। ओके, प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम। नाउ ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। हर एक किडनी में कम से कम 1 मिलियन नेफ्रॉन्स तो होते ही हैं आपके। फाइन, नेफ्रॉन आपकी फंक्शनल यूनिट है किडनी की। क्यों? क्योंकि नेफ्रॉन ही एक्चुअली में किडनी में से वेस्ट फिल्टर करने में हेल्प करती है। क्लियर है? ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल। सी, अभी आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया था, दिस वन ग्रे कलर का जो आपका है, रेड कलर ग्लोमेरुलस के बाद से ग्रे कलर की कवरिंग जा रही थी, दैट इज अ बोमन्स कैप्सूल, यानी कप की तरह दिखता है आपका, कंटेनिंग अ बंच ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। तो जो आपको रेड कलर का ग्लोमेरुलस दिख रहा है वो एक्चुअली में क्या है, उसके पास बहुत सारी कैपिलरीज है। और कैपिलरीज क्या करेंगी, डिफ्यूजन में हेल्प करेंगी, वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करने में हेल्प करेंगी। ओके, दीज कैपिलरीज अराइज फ्रॉम एन एफरेंट आर्ट्रियोल ऑफ रेनल आर्टरी। आपने यहाँ पे ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी दिख रही है आपको डायग्राम में, दिस वन ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी। अब ये ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी ग्लोमेरुलस में जाके छोटी छोटी कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है, तो इट इज़ नोन एज एफरेंट आर्ट्रियोल। ओके, विच ब्रिंग ब्लड्स टू द किडनी अलॉन्ग विद द वेस्ट। जो किडनी से ब्लड लाती है जिसके अंदर वेस्ट मिक्स हुआ होता है, एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी टू द किडनी। मीन्स जितना भी वेस्ट मटेरियल है आपका वो एफरेंट आर्ट्रियोल लेके आएगी कहाँ पे, किडनी में। क्लियर? नाउ बोमन्स कैप्सूल लीड्स इनटू ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच अल्टीमेटली जॉइंस द ट्रांसफर्स कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। नाउ आपके पास बोमन्स कैप्सूल के बाद एक यू शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्रे कलर का, ठीक। अभी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कहा गया है यहाँ पे, जो अल्टीमेटली ज्वाइन कर दी ट्रांसफर्स कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। आपको कलेक्टिंग ट्यूब्यूल दिख रहा है, तो सारा ये बोमन्स कैप्सूल कहाँ जाता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से कनेक्ट हो जाता है। क्लियर? नाउ दिस इज एन ओवरव्यू। अब एफरेंट ने क्या किया,
सारा बॉडी वेस्ट कहाँ लेके आई, ग्लोमेरुलस के पास लेके आई है। ओके, नाउ वी विल डू द मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन कि कैसे होता है। द ब्लड अलॉन्ग विद द वेस्ट एंड एक्सेस वाटर इज ब्रॉट बाय रेनल आर्टरी, यही कहा गया था अभी आपको। ब्लड इज फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू बोमन्स कैप्सूल। नाउ जितना भी वेस्ट मटेरियल ब्लड के साथ आया वो फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन होने के बाद वो कहाँ जाएगा, बोमन्स कैप्सूल में जाएगा। नाउ एज द नेफ्रिक फिल्ट्रेट पासिस थ्रू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ अ नेफ्रॉन, आपका ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर बना हुआ था, उस ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर से वो पास करेगा एंड उसमें जितना भी यूजफुल सब्सटेंस होगा लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, मिनरल, आयंस, वाटर एक्सेट्रा, वो सारा बॉडी रीएब्जॉर्ब कर लेगी। क्लियर। नाउ देन उसके बाद आपका जो नेफ्रॉन होता है वो नाइट्रोजन जितना एब्जॉर्ब करना था बॉडी को उन्होंने वो एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट जनरेट हुआ दैट इज योर नाइट्रोजिनस वेस्ट, वो ड्रेन किया जाएगा रेनल पेल्विस विच लीड्स टू यूरेटर। अब मीन्स आपके पास जो भी सारा वेस्ट है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जनरेट हो गया है, वहाँ पे इकट्ठा हो गया एंड देन वो यूरेटर्स को पास किया जाएगा। Now, the ureters carry this nitrogenous waste which is mainly urea into the urinary bladder. When bladder gets filled with urine, अब जितना भी ureters ने सारा nitrogenous waste कलेक्ट किया था वो अब यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो गया। अब जब ब्लैडर कम्प्लीटली फिल हो जाएगा यूरिन से, इट इज़ पास्ड आउट थ्रू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से पास किया जाएगा। अब यूरेथ्रा से पास किया तो अल्टीमेटली क्या होगा, बॉडी उसको बाहर निकालेगी। अब जो एक हेल्दी पर्सन है उसे कम से कम 1 to 2 लीटर्स ऑफ यूरिन एक दिन में यूरिनेट करना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द फंक्शन ऑफ किडनीज। किडनी का फंक्शन क्या है, फिल्टरिंग आउट नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स बॉडी का वाटर अमाउंट और आयनिक बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करती है। नाउ 1 मिनट क्लास, इससे पहले आपने डायग्राम ऑफ किडनी देखा था, नेफ्रॉन का डायग्राम। जस्ट अ मिनट, एक बार दोबारा से थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ चीज़ें इसमें नहीं बताई, मैं आपको बता देती हूँ। जस्ट अ मिनट, वीडियो फ्लैश हो रही है अभी। ये किडनी आया था आपका, किडनी का क्रॉस सेक्शन व्यू। देन यू कैन सी द डायग्राम ऑफ अ नेफ्रॉन। Now this is the diagram of a nephron. Now this you will see an enlarged view of a nephron. Fine, ये आपका enlarged view हो गया नेफ्रॉन का। अब उसके बाद आपने सारा डायग्राम स्टडी कर लिया कि एफरेंट आर्टरियोल से सारा जो भी ब्लड है बॉडी के अंदर आ गया। सॉरी, ब्लड बॉडी से जितना भी आपका बॉडी ने वेस्ट जनरेट किया था वो ब्लड के साथ मिक्स होके एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू, ए वाली आर्टरियोल के थ्रू ग्लोमेरुलस में आ गया। देन वो बोमस कैप्सूल से फिल्टर हो गया। नाउ क्लास यहाँ पे आपकी 2 लेबलिंग मिसिंग है। दिस जो आपके फर्स्ट ग्लोमेरुलस बोमन्स कैप्सूल से एक ट्यूब नीचे की तरफ आ रही है, दैट ट्यूब इज नोन एज PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दैट इज नोन एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नाउ आपकी ग्रे वाली ट्यूब्यूल जो है कर्व बना रही है, दिस कर्व, एंड दिस कर्व इज नोन एज योर हेनलीज लूप। क्लियर। अब ये हेनलीज लूप ऊपर जा रही है आपकी, तो जब ये ऊपर की तरफ जा रही है दिस इज नोन एज डिसेंडिंग कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, दैट इज DCT। क्लियर। नाउ अब एक्चुअल में क्या होता है कि आपकी बॉडी ने जितना भी वेस्ट जनरेट किया था वो इसके थ्रू फिल्टर हो गया। फिल्टर होने के बाद इफरेंट आर्टरी के थ्रू वापस आएगा एंड वो यूरिनरी ब्लैडर से यूरेटर से कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट मिसिंग था आपका, ये मैंने आपको बता दिया। प्लीज डू दिस लेबलिंग ऑल्सो, PCT एंड DCT। नाउ जस्ट वी विल हैव एन क्विक रन अप। यू कैन सी ब्लड इज फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू बोमन्स कैप्सूल। नेफ्रिक फिल्टर करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट जनरेट होता है, यूरेटर्स के पास जाता है, यूरेटर्स उसको नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करते हैं। देन फंक्शंस ऑफ किडनी आ जाता है आपका, फिल्टर आउट नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, एंड ऑस्मो रेगुलेशन आ गया, दैट इज मेंटेनिंग राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड आयनिक बैलेंस इन द बॉडी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि आपकी किडनी ने प्रॉपर फंक्शनिंग करी तो आपकी किडनी से बॉडी का वेस्ट बाहर निकल जाएगा। बट किसी किसी पेशेंट में आपने सुना होगा कि वो हीमोडायलिसिस के लिए जा रहा है। ओके, सो व्हाट इज दिस हीमोडायलिसिस? हीमोडायलिसिस क्या है? बेसिकली आर्टिफिशियल किडनी की तरह वर्क करती है।
क्या करती है, आर्टिफिशियल किडनी की तरह वर्क करती है। किडनी का काम क्या है, बॉडी में से इम्प्योरिटीज और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। क्लियर। अब किसी पर्सन की किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती तो उस केस में हमें उसका हीमोडायलिसिस करना पड़ता है। मीन्स ब्लड को डायलेट करके, मतलब डाइल्यूट करके हमें उसमें से जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना पड़ता है। आपको एक पिक्चर फ्लैश हो रही है यहाँ पे, क्लियर है। इस पिक्चर में दिखा रखा है कि एक पर्सन है, बेड पे लेटा हुआ है एंड देन ब्लड कैरिंग वेस्ट पासिस फ्रॉम अ वेन टू अपैरेटस। एक अपैरेटस में से ब्लड जा रहा है बॉडी में से, देन वहाँ पे सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन सेपरेटिंग ब्लड फ्रॉम डायलिसिस सॉल्यूशन। आपके पास एक डायलिसिस सॉल्यूशन नीचे पिंक कलर का दिखा रखा है, फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन। वो ऊपर जा रहा है मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन में जाने के बाद क्या हो रहा है कि वो उस ब्लड को फिल्टर कर रहा है एंड इम्प्योरिटीज़ को, जो यूज डायलिसिस सॉल्यूशन है वो बेसिकली उसके साथ इम्प्योरिटीज़ बाहर लेके आ रहा है। देन आपका जो ब्लड फिल्टर हुआ है वापस बॉडी के अंदर जा रहा है। तो एग्जैक्टली यही होता है आपका डायलिसिस के अंदर। जो इम्प्योर ब्लड है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट वाला ब्लड है, वो आपकी बॉडी में से बाहर निकाला जाता है एंड देन प्योर ब्लड को आपकी बॉडी में डाल दिया जाता है वापस। सो पार्शियल और टोटल इनएबिलिटी ऑफ किडनी टू कैरी एन एक्सक्रीटरी एंड सॉल्ट वाटर रेगुलेटरी फंक्शन इज कॉल्ड रेनल और किडनी फेलियर। मीन्स या तो फिर किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही या पूरी फंक्शन नहीं कर रही। क्लियर है। 50%, 30%, 40%, 90% जितनी भी किडनी फेल हो गई दैट इज पार्शियल, एंड टोटल की बिल्कुल ही काम नहीं करी तो उस केस में आपकी किडनी फेल हो जाती है। इट अकर्स ड्यू टू इन्फेक्शन, इंजरी, रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनीज, ये सब का रीज़न है। सो इन सच केसेस ब्लड और यूरिया राइजेज एबनॉर्मली, ब्लड के अंदर यूरिया कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है। तो दैट्स वाई वी नीड एन आर्टिफिशियल किडनी टू फिल्टर द ब्लड। क्लियर। अब आर्टिफिशियल किडनी का मतलब ये नहीं कि हम किसी कोई नकली किडनी लगा रहे हैं, नहीं। हम क्या कर रहे हैं, उसकी बॉडी में से ब्लड निकाल रहे हैं, इम्प्योर ब्लड को निकाल रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं एंड देन प्योर ब्लड को बॉडी में वापस डाल रहे हैं। क्लियर है। द पेशेंट इज सेट टू बी पुट ऑन डायलिसिस एंड द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी क्या है, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह वर्क कर रही थी, जिसमें से डायलिसिस सॉल्यूशन जा रहा था एंड इम्प्योरिटीज दूसरे बीकर में कलेक्ट हो रही थी। क्लियर है। इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस, इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। क्लियर। द ब्लड ऑफ अ पेशेंट इज टेकन आउट फ्रॉम मेन आर्टरी, मेन आर्टरी से लिया जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे कूल किया जाएगा, देन वहाँ पे एक एंटी कोगुलेंट मिलाया जाएगा सच एज हिपैरिन। व्हाट डू मीन एंटी कोगुलेंट? एंटी कोएगुलेंट मीन्स कि आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में एक प्रॉपर्टी है कि अगर ब्लड फ्लो करेगा तो वो बाहर जाके फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। सो अगर ब्लड जम गया तो आप ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर पाओगे। सो हम चाहते हैं कि वो ब्लड वो जमे ना, मतलब सॉलिड फॉर्म में ना आए। ठीक है। तो इसीलिए हम वहाँ पे एक एंटी कोगुलेंट मिला देते हैं जो आपके ब्लड को जमने नहीं देता बाहर आके, दैट इज़ योर हिपैरिन। क्लियर है। अब आपने हिपैरिन मिक्स कर रखा है, हिपैरिन मिक्स करने के बाद वो सारा ब्लड आपकी बॉडी में से बाहर आएगा, इम्प्योर ब्लड को क्लियर करेंगे एंड देन जब आपकी बॉडी में से वापस इस ब्लड को भेजेंगे, वापस इस ब्लड को भेजेंगे तो एंटी हिपैरिन डाल देंगे सो दैट आपकी बॉडी में जाके ब्लड को कोएगुलेट मतलब इकट्ठा होके जब में अगर कभी आपको कोई इंजरी लगे। सो ब्लड इज pumped into an apparatus called artificial kidney. In this apparatus, blood flows through channels or tubes having semi-permeable membrane called cellophane. Now, cellophane tubes are kept in dialysing fluid which contains some small solutes and mineral ions. As the blood flows through these cellophane tubes, nitrogenous waste like urea, uric acid, keratinine, etc. diffuse out in डायलाइजिंग फ्लूइड। मीन्स जितना भी वेस्ट है आपका बॉडी में से, ब्लड में से बाहर निकलेगा और डायलाइजिंग सॉल्यूशन में कलेक्ट हो जाएगा। द ब्लड दैट कम्स आउट ऑफ आर्टिफिशियल किडनी, जो आर्टिफिशियल किडनी के बाद जो ब्लड आ रहा है आपका वो प्योर ब्लड है। सो इट इज़ एन वार्म टू बॉडी टेम्परेचर, इसे वार्म किया जाएगा बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एंड देन मिक्सड विद एंटी हिपैरिन। क्लियर है। एंटी हिपैरिन से मिक्स कर दिया टू रिस्टोर इट्स नॉर्मल कोएगुलेबिलिटी, मीन्स कि वो बॉडी में रिस्टोर होके जमने की प्रॉपर्टी रखे। मीन्स अगर कभी आपको कोई कट लगे तो वहाँ पे वो अपने आप को हील कर सके, ब्लड का एक्सेस फ्लो को रोक सके एंड रिटर्न टू अ वेन ऑफ अ पेशेंट। हीमोडायलिसिस सर्व्स एंड प्रोलॉन्ग्स द लाइफ ऑफ अ यूरेनिक पेशेंट। हीमोडायलिसिस से जो आपके किडनी पेशेंट्स होते हैं उनकी थोड़ी सी लाइफ
की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी. Now, hemodialysis is similar to the function of kidney but differs in the fact that there is no reabsorption involved. Like आपकी किडनी ने reabsorption कर लिया था बट यहाँ पे कोई reabsorption नहीं होगा न्यूट्रिएंट्स का. Normally in a healthy adult the initial filtrate in the kidney is about 180 liter per day. इतना filtrate कर लेती है आपकी किडनी but the volume actually excreted out is 1 liter or 2 liter a day. इतना फिल्ट्रेट करने के बाद जनरेट करने के बाद भी आपकी बॉडी 1 या 2 लीटर ही जनरेट करती है एक्सक्रीट के लिए बिकॉज जो बाकी बचा हुआ है आपका बॉडी से रीएब्जॉर्ब कर लेती है. दैट्स द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस और यू कैन से इट एज आर्टिफिशियल किडनी. सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, देन वी हैव स्टडीड अबाउट excretion and excretory system in human beings, that is kidney, and the main unit is your nephron. Now how does the nephron work, structure of nephron, and what is the mechanism of excretion, and if the kidney fails what we will do is hemodialysis. That's all for today. Thank you.